Hello students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutoria.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 10 forms and functions in the plant. हमने चैप्टर 8 के अंदर प्लांट्स किंगडम की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम उन एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स की फंक्शंस और उनकी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। हम सबको पता है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, यानी कि दे डू नीड मिनरल फ्रॉम द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द सेवरल कंपाउंड्स। हमने चैप्टर 2 में कहा था कि जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम बायोजेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। 25 में से 16 न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। उन 16 न्यूट्रिएंट में से 9 न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी और इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड 7 न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी और इनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं प्लांट के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनकी डेफिशिएंसी प्लांट्स में सीरियस डिजीज कॉज करती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स की जो कि न्यूट्रिशन लेस एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसी एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां नाइट्रोजन कम मिकदार में मौजूद होती है सॉइल में। हम सबको पता है कि नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ईट करते हैं और इसीलिए हम इनको इंसेक्टिवोरस यानी कि कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। प्लांट्स गोश्त नहीं खा सकते, इसीलिए उनके प्लांट्स की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं और इनके नाइट्रोजन प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं और फिर प्लांट्स सर्वाइव करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज की। हम सबको पता है कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। अब ये दोनों जो हैं ये कैसे रिलीज होती हैं या कैसे एब्जॉर्ब होती हैं, इसके लिए प्लांट्स दो तरीके फॉलो करते हैं। पहले प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा जैसी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो अपनी गैसें एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके अलावा जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स और उनके जो स्टेम होती है उसके अंदर लेंटिसल्स जैसे पोरस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू आपकी गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू होता है। अब हम देखें प्लांट्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल्स होते हैं और यही फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, यानी ये कैरी आउट करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। जो डाइकॉट होते हैं उनके अंदर ये मेसोफिल सेल्स दो तरह के होते हैं। पैलिसाड मेसोफिल्स जो कि अपर एपिडर्मिस में होते हैं और ये इनलोंगेटेड सेल्स होते हैं। दूसरे होते हैं स्पंजी मेसोफिल्स जिनके दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं ताकि गैसेस जो एयर है वो इजीली इसके अंदर चली जाए। फिर आते हैं बात मोनोकॉट की। मोनोकॉट के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पंजी मेसोफिल सेल्स। अब आप देखें कि लाइट जो है वो सारा दिन नहीं होती, इसीलिए जब लाइट सारा दिन प्रेजेंट नहीं होती इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसेस होता है वो सारा दिन कॉन्टिन्यूस यानी कि एक जैसा नहीं रहता। समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिक्वायर होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड लेस रिक्वायर्ड होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लेस हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल डे टाइम में जो है रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हायर होता है देन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और इसी तरह जब रात आती है तो प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो नहीं हो रहा होता और प्लांट्स एनिमल्स की तरह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और फिर शाम और सुबह के अंदर लाइट इंटेंसिटी जो होती है वो लो होती है जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिस्पिरेशन और प्लांट्स का एनवायरनमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ये तो थी प्लांट्स की गैसेस एक्सचेंज की बात। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। हमने चैप्टर 8 में प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वेस्कुलर प्लांट्स जिनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म मौजूद होता है और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जिनमें ये मैकेनिज्म नहीं होता। वेस्कुलर टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। हम सबको पता है कि पानी इज एब्जॉर्ब इन द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। प्लांट सेल में जब पानी एंटर होता है तो इसको हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस और जब प्लांट सेल से पानी लीव करता है तो इस प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। पानी की ये मूवमेंट 3 वाटर रिलेशंस पे डिपेंड करती है, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। पानी 3 मैकेनिज्म से थ्रू रूट्स हेयर से लेकर जाइलम तक जो है वो ट्रैवल करते हैं।
पहले मैकेनिज्म को हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। ये वो पाथवे होता है जिसमें प्लांट्स की जो सेल वॉल होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं और पानी उन्हीं सेल वॉल्स के थ्रू जो है वो जाइलम तक पहुंचता है। दूसरा है हमारे पास सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है। उन एक्सटेंशन के थ्रू पानी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते होते जाइलम तक पहुंचता है। और तीसरा हमारे पास वैक्यूलर पाथवे। ये वो पाथवे होता है जिसमें प्लांट के अंदर पानी एक वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल तक ट्रांसफर होते होते जाइलम तक पहुंचता है। अब यहां तक हमारे पास जाइलम तक पहुंच गया। अब वो जाइलम से पूरे सेल तक ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा, इसको समझने के लिए आप इस चीज को देखें। हमारे घर में पाइपलाइंस जो हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसी तरह जाइलम आर द पाइपलाइंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विदाउट एनी एनर्जी और लीकेज। जाइलम जो है वो 4 टिश्यूज पर कंसिस्ट होता है। नंबर 1 इज द ट्रेकिट, सेकेंड इज द वेसल एलिमेंट्स, थर्ड इज द जाइलम फाइबर एंड द फोर्थ इज जाइलम पैरेन्काइमा। अब पानी जो है वो जाइलम तक पहुंच गया। अब उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। नॉर्मली हम सब के घरों में मोटर्स होती हैं। मोटर का काम क्या होता है कि वो पानी को जमीन से खींच के टैंकी तक लेकर जाती है। अब आपने कभी प्लांट्स के साथ मोटर से अटैच देखी है? नहीं देखी ना? तो फिर प्लांट्स अपनी कैसे विदाउट द सप्लाई ऑफ एनर्जी रूट्स के से पूरे लीव्स तक या इतनी हाइटेड प्लांट्स तक कैसे पानी पहुंचाते हैं? इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट जो है वो एक थ्योरी प्रेजेंट करते हैं। उस थ्योरी को हम TACT थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रांसपिरेशन पुल, एडहेशन, कोहेशन और टेंशन ये सारी फोर्सेस कंबाइन होती हैं टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। इसके बाद हम बात करते हैं फूड ट्रांसपोर्टेशन की। फूड ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाइलम की तरह फ्लोएम भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वेसल्स हैं और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जाइलम की तरह फ्लोएम भी जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं विच आर मेड अप ऑफ 3 लिविंग सेल्स विच आर जाइलम ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और इसके साथ साथ एक डेड सेल भी होता है जिसको हम फ्लोएम फाइबर कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू फ्लोएम ट्यूब इज नॉन एज ट्रांसलोकेशन। और इस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव प्रेशर फ्लो थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शुगर मूव करती हैं फ्रॉम सुक्रोज जो कि फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं और इनमें जैसे ही वो सीव ट्यूब में एंटर होती हैं इनका सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो पानी नियर बाय जाइलम वेसल से मूव करता है इनटू दिस और वो पानी के अंदर उस सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर इंक्रीज करते हैं। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करता है सॉल्यूट जो है वो मूव करते हैं डाउनवर्ड्स और अपने सिंक की तरफ। जैसे सॉल्यूट अपनी डेस्टिनेशन यानी सिंक तक पहुंचते हैं वहां पे शुगर अनलोड होती हैं और अनलोड होने की वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और पानी वापस चला जाता है अपनी जाइलम वेसल्स में थ्रू ऑस्मोसिस। अब ये तो थी हमारी प्लांट्स फ्लोएम की ट्रांसपोर्टेशन। अब हम आते हैं प्लांट्स की होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म की तरफ। होम्योस्टैटिक का मतलब है कि प्लांट्स अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करता है अगेंस्ट द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्सटर्नल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हम सब कोल्ड से बचने के लिए वार्म क्लॉथ्स वेयर करते हैं। इसी तरह गर्मियों के अंदर हम लाइट क्लॉथ्स वेयर करते हैं धूप से बचने के लिए। अब प्लांट्स तो कपड़े पहन नहीं सकते। प्लांट्स के पास कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होते हैं जो कि वो उन्हें सर्दी, गर्मी और पानी की डेफिशिएंसी और इंक्रीज से बचाते हैं। पहले बात करते हैं पानी के ऑस्मोटिक रेगुलेशन की। कुछ प्लांट्स जो कि वाटर हैबिटेट में रहते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इन प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाए और एक्सेसिव वाटर जो है वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाए। फिर हमारे एरिया के प्लांट्स को हम मीजोफाइट्स कहते हैं। ये वो होते हैं जिनके अंदर पानी की सप्लाई मॉडरेट होती है और वो अपना प्रोसेस डेली नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। फिर आते हैं डेजर्ट के प्लांट्स, उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वाटर डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं इनटू स्पाइंस ताकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस रिड्यूस किया जा सके। कुछ प्लांट्स हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। ये प्लांट्स सोडियम और क्लोरीन आयंस को अपने वैक्यूल्स में एक्यूमुलेट कर लेते हैं जिनकी वजह से पानी का पोटेंशियल डिस्टर्ब नहीं होता और प्लांट्स अपना प्रोसेस इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। पानी के बाद जो दूसरी एडजस्टमेंट प्लांट करते हैं वो है टेम्परेचर एडजस्टमेंट।
जिसको हम थर्मल रेगुलेशन कहते हैं। लो टेम्परेचर के अंदर प्लांट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्रिस्टलाइज होने का खदशा होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो सेल अपना डेली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। उससे बचने के लिए प्लांट्स अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को डालता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है और उसकी सेल मेम्ब्रेन फ्रीज नहीं होती। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्लांट्स अपनी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस तेज कर देता है अप टू 45 डिग्री। उसके बाद प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं, और ये प्रोटीन्स प्लांट्स के प्रोटीन्स को या प्लांट्स के सेल्स को डैमेज होने से बचा लेते हैं। अब हम बात करते हैं मूवमेंट की। एनिमल्स और ह्यूमंस के पास कुछ स्केलेटन होता है जो कि उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द विंड एंड एनवायरनमेंट, लेकिन प्लांट्स के पास कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। आपने प्लांट्स के अंदर कोई स्केलेटन नहीं देखा होगा, इसीलिए प्लांट्स अपनी टिश्यूज को ही मॉडिफाई करता है कि वो स्केलेटन का काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जो स्मॉलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल के अंदर एक टर्गर प्रेशर डेवलप होता है जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करते हैं, और ये प्लांट्स को अगेंस्ट द विंड और एनवायरनमेंट में खड़ा रखने में हेल्प करते हैं। और जैसे जैसे प्लांट्स बड़े होते जाते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे शर्ब्स और ट्रीज के पास कुछ ऐसे स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिनको हम कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा कहते हैं। इन टिश्यूज की सेल वॉल जो होती है वो लिग्निफाइड होती है विद सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और वो जो है वो स्केलेटन का काम परफॉर्म करते हैं और वो प्लांट्स को सपोर्ट और एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ एंड मैकेनिज्म की। ग्रोथ इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स, और हर एनिमल्स की तरह प्लांट भी ग्रो करते हैं। और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द सेल डिवीजन, देन वी हैव सेल इनलॉन्गेशन, फिर उसके बाद सेल मैच्योर होता है और आखिर में डिफरेंशिएट करता है ताकि स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर सके। जब प्लांट्स छोटे होते हैं तो उनके सारे पार्ट्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो इनलॉन्गेट करें और वो ग्रो करें, लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो उनकी ये इनलोगेशन या उनकी डेवलपमेंट जो है वो लिमिट हो जाती है टू सर्टेन पॉइंट्स। हम उनको ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं। इन ग्रोइंग पॉइंट्स पे सर्टेन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जिनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स जो कि प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करता है, देन वी हैव द लेटरल मेरिस्टेम्स जो कि प्लांट्स का डायामीटर इंक्रीज कर रहा होता है। अब इसी मेरिस्टेम्स की वजह से प्लांट्स के अंदर 2 टाइप की ग्रोथ्स होती हैं। प्राइमरी ग्रोथ जो एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से होती है और इसमें प्लांट्स अपनी लेंथ को इंक्रीज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें प्लांट्स अपना डायमीटर इंक्रीज कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। और इस सेकेंडरी मेरिस्टेम्स में कॉर्ड कैबियम और वेस्कुलर कैबियम अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। यहां तक तो थी प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात। अब हम सबको पता है कि हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेली फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्लांट्स के अंदर भी सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, और वो प्लांट्स की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे होते हैं। प्लांट्स के अंदर 5 टाइप के ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें है पहला ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो सेल की इनलॉन्गेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। देन वी हैव द जिबरेलिन्स जो कि सेल्स की इनलॉन्गेशन करता है बाय सेल इनलॉन्गेशन एंड डिवीजन। फिर आते हैं हमारे पास साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन नाम से जाहिर हो रहा है कि ये सेल के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस इनिशिएट करता है। फिर हमारे पास आते हैं ग्रोथ को स्टॉप करने के 2 हार्मोन्स। उनमें पहला है एबिस्कस हार्मोन जो कि स्ट्रेस कंडीशन यानी कि जिसमें प्लांट्स के पास किसी भी न्यूट्रिएंट या एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, उस टाइम प्लांट्स जो है ये हार्मोन रिलीज करते हैं और ये हार्मोन्स जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। आखिर में हमारे पास आता है इथाइलिन। इथाइलिन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, जब वो प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है या प्लांट्स में जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उससे फ्रूट राइपनिंग और लीफ एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। हार्मोन्स के बाद अब हम बात करते हैं प्लांट्स की मूवमेंट की। एनिमल्स की तरह प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो सर्टेन अपने पार्ट्स को मूव करते हैं इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। इसको हम
प्लांट्स की मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स की मूवमेंट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट इज नॉन एज फोटोट्रोपिज्म। और फिर प्लांट्स जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट और टूवर्ड्स मूव करते हैं, इसको हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं। शूट्स जो हैं वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं क्योंकि वो सॉइल से अवे मूव कर रहे होते हैं, और रूट्स पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं क्योंकि वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास टच स्टिमुलस की मूवमेंट होती है जिसको हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। एंड इन द लास्ट वी हैव केमिट्रोपिज्म, जो कि केमिकल के स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट ऑन द प्लांट्स। हर लिविंग थिंग की तरह प्लांट्स के ऊपर भी लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है, और लाइट जो है वो प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग की डेवलपमेंट यानी कि रिप्रोडक्शन की स्टेज स्टार्ट करती है। इस फिनोमेना को हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। ऑन द टाइप ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द प्लांट्स, हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स, ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि विंटर्स में फ्लावर देते हैं। फिर आते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि समर में अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और आखिर में हमारे पास आते हैं न्यूट्रल प्लांट्स, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर लाइट इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, और ये पौधे सारा साल जो है ये फूल और पत्ते दे रहे होते हैं। आखिर में जो आपकी चैप्टर का टॉपिक है उसका नाम है वर्नलाइजेशन। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर अपने फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। इन पौधों को या इस फिनोमेना को हम वर्नलाइजेशन का फिनोमेना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वीट को फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और उसके बगैर वो अपनी फ्लावर या अपनी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता, इसी फिनोमेना का नाम वर्नलाइजेशन है। इसके साथ ही हमारे चैप्टर के टॉपिक्स कंप्लीट हुए। आई होप आपको मेरे आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.